हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अमेरिकन लिटरेचर यानी हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर देखेंगे और लिटरेरी पीरियड्स जो कि अमेरिकन लिटरेचर के अंदर है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ब्रिटिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तमाम लिटरेरी एजेस या पीरियड्स जो है मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज की इस वीडियो में अमेरिकन हिस्ट्री को देखेंगे। बिगिन विद द कॉलोनियल पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1492 टू 1700। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। वहाँ से अमेरिका की हिस्ट्री बिगिन होती है एंड देन हम देखेंगे जब ये इंडिपेंडेंस हासिल करती है एंड आफ्टर दैट वहाँ से प्रॉपर बिगिनिंग होती है अमेरिकन लिटरेचर की। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है अमेरिकन लिटरेचर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे लिटरेरी वर्क्स को। बिगिन विद द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड ये वो पीरियड है जब अमेरिका इट्सल्फ कॉलोनी था ब्रिटेन का, राइट। उस टाइम पे क्या होता था, स्पेनिश जब अमेरिका न्यूली दरियाफ्त हुआ था 1492 में, तो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट नेशंस जैसा कि स्पेन, डच, पोर्टुगीज़ और ब्रिटेन ने अपने कॉलोनीज़ वहाँ बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका बिगिनिंग में इट्सल्फ ब्रिटेन का कॉलोनी था, राइट। लिटरेचर उस टाइम पे प्रॉपर बिगिनिंग अमेरिकन लिटरेचर की होती है इंडिपेंडेंस के बाद। उस टाइम का जो लिटरेचर था, स्टोरीज़, पोइम वगैरह एक्सेट्रा, वो ज़्यादातर ओरल ट्रेडिशन था, रिटन ट्रेडिशन नहीं था, राइट। कॉलोनाइजेशन पीक पे था उस दौर पे और वहाँ पे नेटिव लोग थे जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता था, ठीक है, रेड इंडियन के नाम से उनको जाना जाता था। डिफरेंट कॉलोनाइजेशन हो गई और डिफरेंट फ्रेंच, स्पेनिश, डच वो वहाँ पे अपने कॉलोनीज बनाने लगे। द फर्स्ट राइटर्स बॉट mainly English ideas and ways of writing, which means early American literature is based on the literature of England के ऊपर बेस करता था। लेटर ऑन जब इंडिपेंडेंस हासिल कर देता है तो अमेरिका अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करता है। हम डिस्कस करेंगे मेजर राइटर्स को, उनके वर्क्स को। द राइटर्स हु हैव अडॉप्टेड द इंग्लिश स्टाइल आर नाउ समटाइम्स रिफर एज पेल फेसिस, ठीक है, जिनमें फ्रैंकलिन आ जाता है, लॉन्ग फेलो आ जाते हैं, जेम्स पाउंड एक्सेट्रा। एंड these were the authors who explored new topics and help shape America's own literary tradition, जिसको रेड स्किन्स भी कहा जाता है। as far as religion is concerned, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रैक्टिसेस वहाँ पे हुआ करते थे। मोस्टली रिलीजियस राइटिंग में सरमन होते थे और थियोलॉजिकल बुक्स, ठीक है। एंड देन इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर उस टाइम के जॉन स्मिथ को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट अमेरिकन राइटर, और उन्होंने जो थे फर्स्ट वहाँ पे कॉलोनी बनाई थी जिसको जेम्स टाउन कहा जाता है 1607 के अंदर। अ ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया भी एक और छोटा सा टाउन है वहाँ पे, जेम्स टाउन, जिसको लेटर ऑन उन्होंने नाम दिया वर्जीनिया का। एंड देन विलियम्स ब्रैडफोर्ड आ जाते हैं जो कि एक प्यूरिटन राइटर थे। ये डिस्क्राइब द लाइफ इन द अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स के अंदर लाइफ को डिस्क्राइब किया, और उसका बुक है ऑफ प्लाईमाउथ प्लांटेशन। एंड देन एनी ब्रैड स्ट्रीट आ जाती है जिनका जो वर्क है इम्पोर्टेंट वर्क, टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड। फिर मेरी रॉलैंडसन आ जाती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर थी। शी गिव्स अस द इमेज ऑफ अ वुमेन लाइफ इन कॉलोनियल पीरियड के अंदर वुमेन लाइफ को पोर्ट्रे किया उसके ने। सेकेंड पीरियड आ जाता है लिटरेरी पीरियड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको रिवोल्यूशनरी पीरियड कहा जाता है 1700 टू 1800। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है बिकॉज़ इसी पीरियड के अंदर 1776 में अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की। एक रिवोल्यूशन आ गई, अमेरिकन रिवोल्यूशन, राइट। क्या हो गया, उनको सेंस आने लगा
and they felt like dissatisfaction with the colonial system, and the writers become more politically anti-British होने लगे and revolutionary oriented, जिसमें important works हम देखेंगे थॉमस पेन के, बेंजामिन फ्रैंकलिन के, जिनका मेजर रोल था, वाइटर रोल विच प्ले अ वाइटर रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। बेंजामिन फ्रैंकलिन से स्टार्ट करते, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है इस दौर के, और इनको रेनेसां मैन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ मैनी स्किल्स की वजह से। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने थॉमस पेन को अमेरिका में लाया था। थॉमस पेन के राइटिंग ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, और मेजर रोल प्ले करती है इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका में। थॉमस पेन ने एक पैम्पलेट लिखा था जिसको कॉमन सेंस कहा जाता है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है, हम डिटेल के साथ इसकी एनालिसिस करेंगे। सो दिस कॉमन सेंस इट एक्ट एज अ प्रियम्बल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या उसकी इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लोगों को अर्ज करने में कि वाई अमेरिका शुड बी फ्री, या क्यों अलग आज़ाद होना चाहिए, इस बात को डिस्कस करते हैं। देन थॉमस जेफरसन आ जाते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, एसेइस्ट, लॉयर, politician, and later he became the third president of the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनका इम्पोर्टेंट वर्क जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, which was adopted by the Continental Congress on 4th July 1776 during the War of Independence। वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पीरियड आ जाता है वो इट इज़ द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म या ट्रांसेंडेंटलिज्म। सो रोमांटिसिज्म हमने ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर पढ़ा हुआ था, रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ एंड ऑल ऑफ दिस। सो कुछ आइडियाज़ मिलते जुलते हैं, बट this romanticism and transcendentalism is somehow a little bit different in America. So it was a revolt against the classicism, again इसमें भी revolt था against classicism, their values, reason या form, and mostly जो अमेरिकन्स या राइटर्स स्ट्रेस करते हैं रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअलिटी, वो हमने ब्रिटिश रोमांटिसिज्म के अंदर भी देखा हुआ था। एंड देन इम्पोर्टेंट आ जाता है जी निकरबॉकर्स, जो कि एक ग्रुप ऑफ रोमांटिक राइटर्स थे। दे कंट्रीब्यूटेड, एक मैगजीन पब्लिश की उन्होंने, एंड देन नेम्ड देमसेल्व्स आफ्टर वाशिंगटन इरविंग्स। एंड देन जेम्स फेनीमोर कॉपर आ जाते हैं जी, उन्होंने सीरीज ऑफ नॉवेल्स लिखे जिनको लेदर स्टॉकिंग टेल्स कहा जाता है। फिर इम्पोर्टेंट राइटर एडगर एलन पो आपके कोर्स में इंक्लूड है, आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, इम्पोर्टेंट वर्क है। सो पो के बारे में आप जानते होंगे, गॉथिक फिक्शन में बहुत बड़ा नाम है इनका, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन हॉरर स्टोरी एंड डिटेक्टिव फिक्शन, एंड ही डिस्क्राइब ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वो लिखते हैं, डार्केस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, मर्डर एंड ऑल ऑफ दिस, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड देन ट्रांसेंडेंटलिज्म पे आ जाते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, समथिंग दैट इज़ मेटाफिजिकल बियॉन्ड लिमिट्स, राइट। सो क्या करना स्टार्ट किया, दे आल्सो स्ट्रेस द रोल ऑफ इंट्यूशन एंड गॉड वाज ओमनी प्रेजेंट फॉर देम। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म के अंदर इम्पोर्टेंट फिगर जो है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन आ जाते हैं, ऑथर ऑफ द नेचर इन्होंने लिखा। एक और ऐसे है इनका इम्पोर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, सेल्फ रिलायंस, राइट। सो ये एक्सप्रेस करता है ट्रांसेंडेंटलिस्ट आइडियाज़ को। और दूसरे जो है इम्पोर्टेंट राइटर नथानियल हाउथॉर्न आ जाते हैं, ही रोट द स्कारलेट लेटर, इम्पोर्टेंट वर्क है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट बुक है अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो राइटर है वो है हरमन मेलविली,
एंड उन्होंने जो लिखा हुआ था नॉवल मोबी डिक, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि एक यंग सेलर के बारे में है, ये डिटेल्स है उसकी। सो एलेग्रिकल एलेग्री है ये, बेसिकली एलेग्री ऑफ द मैन स्ट्रगल अगेंस्ट द अमेरिकन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। फिर नेक्स्ट पीरियड हमारे पास आ जाता है अमेरिकन रियलिज्म और नेचुरलिज्म का, 1860 टू 1930 का टाइम पीरियड है। सो यस, एज द नेम इंडिकेट, ये वही रियलिज्म है, रियलिटी को पोर्ट्रे करना, और नेचुरलिज्म भी वही हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म को ही नेचुरलिज्म कहा जाता है। सो ए पीरियड ऑफ रियलिज्म था, इसमें क्या हुआ, राइटर्स लेफ्ट बिहाइंड द स्टाइल्स एंड टॉपिक्स अडोप्टेड बाय द प्रीवियस जनरेशन and they concentrate on describing life as it was with the negative typical of the age. So नेगेटिव जो नेगेटिविटी या इवल्स करप्शन ऑल ऑफ दिस था, वो उसको पोर्ट्रे किया रियलिस्टिक तरीके से अपने लिटरेचर के अंदर। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पीरियड था, मटेरियलिज्म का था, माइग्रेशन का था। सो उन तमाम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया अपने लिटरेचर के अंदर। सो इम्पोर्टेंट राइटर इस दौर के मार्क ट्वेन आ जाते हैं, ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनके वर्क्स को आप देखें तो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर हो गया, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एंड द प्रिंस एंड द पॉपर। सो क्लास डिस्टिंक्शन एंड वगैरह इस तरह की चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं अपने नॉवेल्स के अंदर। फिर 1890s के अंदर सा ऑफ नेचुरलिज्म, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म है, इट इज़ क्वाइन बाय एमिली जोला। एंड द राइटर्स ने क्या किया, राइटर्स ने पोर्ट्रे किया पीपल इन एक्सट्रीम सिचुएशंस एंड डिस्क्राइब देयर रियल बिहेवियर, एंड देयर बुक्स आर फुल ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट्स, पुअर नेबरहुड्स, prostitutes, drunk, crime and illiteracy। इन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया ओपनली। एंड देन स्टीफन क्रेन आ जाते हैं जी, रॉट दी मैगी, जो कि अ गर्ल ऑफ द स्ट्रीट अबाउट द न्यूयॉर्क प्रोस्टिट्यूट। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट लिटरेरी पीरियड आ जाता है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, वो है अमेरिकन मॉडर्निज्म या लिटरेचर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। सो 20th सेंचुरी लिटरेचर को दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ जिसमें मॉडर्निज्म का बिगन होता है अमेरिका के अंदर। सो राइटर्स वर लुकिंग फॉर अ न्यू वेज ऑफ राइटिंग्स एंड न्यू टॉपिक्स, and their writings express their feelings about the living in the modern age। उन्होंने पॉजिटिव वे में भी लिखा, नेगेटिविटीज़ को भी पोर्ट्रे किया, एंड देयर स्टाइल बिकम अ मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक्सपेरिमेंट किया लिटरेरी फॉर्म के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन विद द कॉमन फॉर्म्स, और हम देखेंगे न्यू टेक्निक्स को, पार्टिकुलरली एजरा पाउंड का बहुत बड़ा नाम है। सो एजरा पाउंड ही इज़ कंसिडर द पायनियर ऑफ लिटरेरी स्टाइल, जिसको इमेजिज्म कहा जाता है। सो इमेजिज्म और एजरा पाउंड का डिटेल मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किया भी है कि इमेजिज्म क्या होती है, एजरा पाउंड के राइटिंग स्टाइल एंड ऑल ऑफ दिस। सो इमेजिज्म के अंदर ये न्यू लिटरेरी टेक्निक था जिसमें प्रिसाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। सो इस तरह का। फिर एक और इम्पॉर्टेंट राइटर जो आ जाते हैं टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ये लिव इन ब्रिटेन, और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। एंड देन ई कमिंग्स आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट राइटर है, और ही आल्सो एक्सपेरिमेंटल, इनको एक्सपेरिमेंटल पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज यू नो इन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स को डिनाई किया और अपना न्यू फॉर्म, यानी इनके लिटरेरी स्टाइल या टेक्निक्स को मैं अलग से डिस्कस भी कर लूँगा, जिसमें यू नो इसको अनकन्वेंशनल पोइट भी कहा जाता है ई कमिंग्स को। सो आपके कोर्स में इंक्लूड है, इनके वर्क्स को भी, इनके स्टाइल को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। एंड देन लॉस्ट जनरेशन आ जाता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली लॉस्ट जनरेशन ग्रुप ऑफ राइटर्स को कहा जाता है हु फेल्ट अलाइनेटेड टू द वर्ल्ड, ठीक है, and they wrote about the young people who do not find any pleasure in everyday life, इस तरह के लिखते थे। सो इसी ग्रुप को
लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है, जिनमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे आ जाते हैं, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड आ जाते हैं, गर्ट्रूड स्टेन, जॉन डॉस, विलियम फॉकनर, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स है लॉस्ट जनरेशन के। एंड देन जो इम्पोर्टेंट राइटर है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, जिनका जो भी आपके कोर्स में इंक्लूड है, इनका जो नॉवल है हम पढ़ेंगे द ग्रेट गैट्सबी, डिटेल एनालिसिस के साथ, अलग से वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, कोर्स में इंक्लूड है। एंड देन अमेरिकन लिटरेचर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, या कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेचर जिसको कहा जाता है। सो इस दौर के जो ऑथर्स थे, दे फॉलो इन द ट्रेडिशन डेवलप बाय देयर प्रेसिडर्स, उसी ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया। मोर मूवमेंट्स या लिटरेरी मूवमेंट्स अपीयर होने लगे, जैसा कि बीट जनरेशन आ गया, हिप्पीस आ गया, एथनिक राइटर्स जिनमें अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स आ जाते हैं, जिन्होंने ब्लैक्स के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, उनके राइट्स के ऊपर, एशियन और नेटिव अमेरिकन, जिविश वगैरह आ जाते हैं। So it become more involved and some of the authors may call the postmodernist, कुछ writers को postmodernist भी कह सकते हैं, या इस दौर के लिटरेचर को postmodernist लिटरेचर कहा जाता है। एंड न्यू टॉपिक्स बिकम पॉपुलर, जिसमें रिवॉल्ट अगेंस्ट द सिस्टम, एथनिक एंड रेशियल इश्यूज, हॉलोकॉस्ट, इस तरह के। एंड न्यू जॉनरास जो है फ्लोरिश होने लगे, जिसमें कॉमिक बुक्स हो गए, फैंटेसी नॉवेल्स, साइंस फिक्शन, हॉरर स्टोरीज, अमेरिकन ड्रामा एक्सेट्रा, राइट। और इस दौर के इम्पोर्टेंट राइटर्स हो गए विलियम स्टायरोन, राइट। सो साउदर्न राइटर थे, बेस्ट नोन फॉर दी सोफीज चॉइस, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, जो कि एक स्टोरी है यंग साउदर्न स्टिंगो के बारे में, राइट। वो डिटेल आप छोड़ दें। सो अनदर इम्पोर्टेंट राइटर आ जाते हैं जी टेनेसी विलियम्स, ही रोट साइकोलॉजिकल प्लेस लिखते थे, एंड ही इज़ द ऑथर ऑफ अ केट, इनका जो वर्क है अ केट ऑन अ हॉट टिन रूफ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीरियड्स या हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। बाकी डिटेल के साथ अलग से वीडियो में मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।